नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए। अब आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आप लोग का जो है किताब जो भी किताब है सबको जितने टाइम बचा उतने टाइम में हम आपको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, किताब को ख़त्म कर देंगे, आपको ख़त्म नहीं करेंगे भाई। तो ओके, तो देखो आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स में जो है आप लोग का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 7 अध्याय है ना जी, 7 अध्याय आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पे बन जाइए। ठीक है, उसके बाद आप लोग का ये पूरे अध्याय जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। चलो भाई जल्दी जल्दी से इस वीडियो को बाबू एक बार शेयर कर दो। ओके, शेयर कर दोगे तो उससे क्या होगा कि और भी बच्चे जुड़ेंगे। ओके, तो मज़ा आ जाएगा ना। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया जी, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर देंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। तो क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है बाबू, याद रखना यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आता, उसे पढ़ना पड़ता है बाबू। उसे क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से एक बार इसे शेयर कर दिए हैं और बन जाइए वीडियो पे, आराम से सुनते चलना है। आप लोग को पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ना आज ख़त्म कर दूंगा बाबू। ओके, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जुड़े, जितने भी हैं सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए। समझ रहे हो ना बातें? चलो भाई एक बार शेयर हो जाए। लाइव क्लास आप लोग का जो प्रत्येक दिन चलता ही है और चलता ही रहेगा। चलो बाबू जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दो। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन बच्चों को मैं एक बार शेयर कर देता हूं, और अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा तो बेहतर होगा। बहुत बढ़िया जी। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। सोच रहे होंगे बच्चे कि सर इतना टाइम ले रहे हैं ना। नहीं, टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग के पास ना समय की कमी है, अभाव है बाबू। ओके, चलो कोई नहीं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत बढ़िया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग है ना? हाँ ज़रूर शेयर करेंगे जी। चलो अब लाइव क्लास को शुरू कर देते हैं। ओके, जितने बच्चे होंगे बाद में जुड़ेंगे, कोई नहीं, देखा जाएगा। आ जाओ बच्चों। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आता, उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ना इससे कुछ ना कुछ सीखे मिलेंगी। ठीक है, और ये जो नोट्स है बाबू, ये जो नोट्स मैंने इकोनॉमिक्स का जो सेट कर रखा है, इससे आप लोग को 15 अंक मिलेगा। मतलब अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो 15 अंक जो है आप लोग का हो जाएगा बाबू, इसलिए गौर करना। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है कुछ इस प्रकार से सेट किया कि समय भी कम लगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए बच्चों, क्योंकि मैंने इस तरह ही सेट कर रखा है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता दूंगा, आंसर भी बता दूंगा, तो इससे क्या होगा, बेहतर हो जाएगा ना, जल्दी से कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन वाले में ज़्यादा समय लग जाता बाबू। सिर्फ कान में हेडफोन लगाइए, सुनते चलिए। ठीक है, और आप लोग भी आंसर करते चलिए। ठीक है, भारत कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ, और 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं बच्चों। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस दिन जो है संविधान लागू किया गया था बच्चों, संविधान लागू किया गया था। तब अब दूसरा बात ये रहा बच्चों कि कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था बच्चों। भारत जो था अंग्रेज के शासन का गुलाम था। अंग्रेज जो लोग थे यहाँ पे अत्याचार करते थे। तो कितने वर्षों तक किया था? तो 200 वर्षों तक जो है बच्चों अंग्रेज लोग हम लोग को सताए थे। अभी हम लोग को आज़ाद होना बस 76 से 77 साल की मुश्किल से हुआ है बच्चों। 76 से 77 साल हुआ, 200 वर्ष तो वो लोग हम पे राज करके चले गए बच्चों। तीसरी प्रश्न है कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना कि सोने की चिड़िया अपने प्यारे भारत देश को कहा जाता है। तो राइट आंसर समझ में आ रहा है ना? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। कौन अपनाया था बच्चों? अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक है, और क्या कह रहे हैं सर, आपके वीडियो सबसे पहले मैं
लाइक करता हूँ जी, धन्यवाद। ठीक है, 5वां नंबर देखो बच्चों, हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वह क्या कहलाती बाबू? आर्थिक क्रियाएं कहलाती। क्या कहलाती? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला प्रश्न देखो 6ठे नंबर कह रहा है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है बाबू? तो याद रखना किसके अनुसार? ब्राउन के अनुसार। किसके? ब्राउन के अनुसार। 7वां नंबर प्रश्न देखो, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है बाबू, अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ओके, याद रखना ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI है। 8वां देखो बाबू, कह रहा है अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? तो बाबू याद रखना 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। 9 नंबर देखो, कृषि पशुपालन मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं? बच्चों पूछ दिया जाता है कि कृषि पशुपालन मछली या तीनों में से कोई भी ऑप्शन पूछ दे कि किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखना आप लोग की प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो 10वें नंबर प्रश्न है कि उद्योग कहा जाता है। बच्चों उद्योग किसको कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में जो आएंगे उद्योग कहलाता है बच्चों। किसको? द्वितीयक क्षेत्र में जो आते हैं उनको उद्योग कहते हैं। बैंक, ठीक है बच्चों, बैंक एवं बीमा किस क्षेत्र में आता है? बैंक जो है बाबू तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में है बाबू? तृतीय क्षेत्र में। बिल्कुल आप लोग को समझते चलना है। 12 नंबर देख लो बाबू, अमेरिका और जापान ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इसी पे प्रश्न आ जाए कि जो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित हो जाएगा। कौन से बच्चे हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। आगे प्रश्न मिल जाएगा। देखो, चीन क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी व्यवस्था है बाबू। क्या है? समाजवादी। चीन क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? तो समाजवादी व्यवस्था है। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI है, पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था। 15 नंबर है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? तो सामाजिक कल्याण पर दिया जाता है बाबू। किस पे? सामाजिक कल्याण पर। ब्रुनलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रुनलैंड आयोग किससे संबंधित है बच्चों? सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से संबंधित है। 17 नंबर है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। बिल्कुल बाबू हेडफोन लगाना, कम समय की वीडियो होगी लेकिन आप लोग का पूरा इकोनॉमिक्स ना खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लिख के ले लो आप लोग। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है बाबू। देखो अभी समय कुछ नहीं हुआ, समय 2 से 3 मिनट हुआ, 18 प्रश्न कर चुके हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 19 नंबर है, प्रथम योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबू क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग बना दिया? तो नीति आयोग बना दिया बच्चों। अब दूसरी बात कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ बच्चों? तो याद रखना वर्ष 2014 में या 15 में। याद रखना 14-15 में हुआ था। बुक में आप लोग को 14 दे रखा, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 15 मिल जाएगा। देखो 22 नंबर है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बच्चों नियोजन को दिया जाता है। किस चीज को? नियोजन को। 23 नंबर है कि योजना आयोग कितने उपाध्यक्ष होते? योजना आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते? तो बच्चों याद रखना 8 उपाध्यक्ष होते। कितना? 8। ओके, अगला प्रश्न देखो 24 नंबर, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कब से कब? देखो 1951 से शुरू हुआ था, 1956 तक चला था, तो पहला हो गया। अभी पंचवर्षीय योजना चल रहा है ना बाबू, पंचवर्षीय योजना चल रहा है। जो भी मंत्री वगैरह आते हैं, जो भी प्रधानमंत्री आते तो 5 वर्षों के लिए होता है। अभी मुखिया में भी हो गया बाबू, मुखिया सरपंच जो होता है उसके लिए भी जो ये 5 वर्षों का योजना हो गया, वो भी 5 वर्षों तक रहते हैं। ठीक है, तो ये शुरू कब हुआ था बाबू? 1951 से ये शुरू हुआ था। तो 1950 ईस्वी में बाबू याद होगा संविधान लागू किया गया था। क्या चीज लागू किया गया था? संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे 25 नंबर है कि राष्ट्रीय आय का परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो बाबू याद रखना 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो बाबू 26 नंबर की राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ के जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं बच्चों। 27 नंबर देखो, सूचना शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो सकता है, तो कंप्यूटर हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों 28 नंबर, वस्तु से वस्तु का लेन देन कहा जाता है बच्चों। देखो बच्चों, ये वस्तु से वस्तु का लेन देन जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। देखो मान लो पहले जो चलता था कि मेरे खेत में मान लो चावल हो गया और आपके खेत में ना क्या हो गया? गेहूं हो गया। तो पहले पैसा नहीं चलता था बच्चों, पहले जो है रोकड़ा नहीं चलता था, पैसा नहीं चलता था। तो चावल के बदले हम आपको चावल दे देंगे और आप हमें क्या दे दीजिएगा? गेहूं दे दीजिएगा। मैंने हिस्ट्री जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सभी का जो है एसएसटी पेपर सभी पढ़ा चुका हूं बच्चों, नहीं देखें देख लीजिएगा एसएसटी पेपर। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। ओके, आ जाओ अगला प्रश्न है 29 नंबर, मुद्रा से वस्तुओं एवं वस्तु सेवाओं का विनिमय कहलाता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मौद्रिक प्रणाली कहता है। देखो 30वें नंबर है कि एटीएम सेवा कार्य रहता है। एटीएम जो एटीएम होता है जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं वो 24 घंटे तक खुला रहता है अक्सर, अधिकतर बैंक। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखो, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो याद रखना है बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे का कुल जनसंख्या। क्या होता है बच्चों? कुल जनसंख्या। ओके, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लो 32 नंबर देखो बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। किसके बच्चों? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 33 नंबर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2002 में। अब आता है बच्चों, ये भी पॉपुलर प्रश्न है, कहता है कि भारत के बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? तो बच्चों याद रखना, बिहार, मध्य प्रदेश, असम नया जुड़ गया है। ठीक है, असम यहाँ पे गलत लिखा हुआ, असम होता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ओके, आ जाइए अगला प्रश्न पे आते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो बच्चों एक और आता है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और यहाँ संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। ओके, आ जाओ अगले प्रश्न पे करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 36 नंबर देखो क्या कह रहा है। 36 नंबर है कि 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चों याद रखना कितनी थी? 8.19 करोड़ या 8 करोड़ से अधिक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लो 37 नंबर में क्या है बच्चों कि 2003 और 4 में बिहार की जीडीपी कौन थी? जीडीपी कितनी थी? तो याद रखना है -5.15%। अब देखो 38 नंबर क्या है, कह रहा 2004 और 5 से 2008 और 9 के बीच बिहार की जीडीपी बढ़कर कितनी हो गई? तो 11.03 बढ़कर हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखो, जितने भी वीवीआई सभी प्रश्न को मैं वीवीआई कर दूंगा। ठीक है, ये देखो वीवीआई है, किस व्यक्ति ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ठीक है, तो किसने बोला था बाबू? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। 40 नंबर प्रश्न देखो, झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बच्चों देखो मैंने अभी कितना देर हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, 10 मिनट में मैंने 50 प्रश्न के लगभग पे आ गया हूँ। तो इससे क्या होगा, आप लोग का जल्दी से सिलेबस खत्म होगा, कम समय में सीख जाओगे। ठीक है, आ जाओ 41 नंबर कह रहा है, किस व्यक्ति ने कहा गरीबी
कैंसर रोग की तरह होती है। तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। 42 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होता है? तो 2400 कैलोरी। ठीक है, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 43 नंबर, शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होता है? तो 2100 कैलोरी। ओके, अब देखो 44 नंबर है कि नरेगा या मनरेगा, दोनों का एक ही नाम है, नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिन। कितने दिन? 100 दिन। 45 नंबर है कि मनरेगा योजना के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। किसका? महात्मा गांधी का नाम। 46 नंबर है, मनरेगा योजना किसके कारण सफल नहीं हो पाया? बिचौलिया का कारण। क्या हो गया? बिचौलिया के कारण मनरेगा योजना जो है सफल नहीं रह पाया। अगला प्रश्न देख लो 47 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। बाबू क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। जिस देश में पैसा अधिक होगा तो विकसित ही होगा ना, उनकी आय अधिक है। अब देखो दूसरा जो है अध्याय आपका राज्य एवं राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ओके, देखो इसमें इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो बताता हूँ। 48 नंबर है कि भूमि के बदले पारिश्रमिक कहलाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लगान। भूमि के बदले पारिश्रमिक कहलाता है लगान, मतलब भूमि जो था, भूमि दिया जाता था उनको। ठीक है, किसान को काम करते थे। ठीक है, और किसान जो है, किसान अपने खेतों में भी काम करके उसको क्या देना पड़ता था? लगान देना पड़ता था मालिक को, जो राजा होता था उनको लगान देना पड़ता था। 49 नंबर है, श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है मजदूर। श्रमिक को क्या कहते हैं? मजदूर ही कहते हैं ना। 50 नंबर को पूंजी की पारिश्रमिक कहलाता है ब्याज। पूंजी की पारिश्रमिक कहलाता है ब्याज। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक कहलाता है बच्चों वेतन। ओके, उद्यमी का पारिश्रमिक कहलाता है बच्चों लाभ या हानि। किस व्यक्ति ने कहा था गरीबी को जन्म देता है? अर्थशास्त्री ग्रेगनर नार्क्स ने। कौन कहा था? ग्रेगनर नार्क्स ने। ओके, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न 54 नंबर पे आए हैं। 2008 और 9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,000। 2008 की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपया। 2005 से 6 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय था 6,610 रुपया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालती है मैं बता चुका हूं ना। 56 नंबर देखो, वर्ष भर किसी भी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं राष्ट्रीय आय। देखो कोई भी देश हो, जितने पूरे वर्ष में उसने अर्जित किया उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। तीसरे के भयानक आर्थिक मंदी कब से कब तक थी? तो 1929 से 1933 तक। 58 नंबर देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कहलाता है केंद्रीय सांख्यिकी गठन। 59 नंबर देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किस व्यक्ति ने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। यह भी प्रश्न आप लोग के लिए भी आई है। 60 नंबर है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया था? सन 1868 ईस्वी में ही लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न 61 नंबर है, पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और 62 नंबर है, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया था? 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति जो आय था 20 रुपया था। कितना था बाबू? 20 रुपया था। 63 नंबर है कि कब और किस व्यक्ति की अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय आय सीमित का गठन हुआ? ठीक है,
तो याद रखना आप लोग को कि अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, महालनोबिस की अध्यक्षता में। आ जाओ 64 नंबर करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी गठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 1954 ईस्वी में हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। 66 नंबर है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में अगर बोला जाए तो गोवा हो जाएगा। अगर भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, कम है, मतलब वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगर बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका पटना। अगर बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम मतलब कम बोला जाए तो वो हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर ही है। ओके, 70 नंबर देखो, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? सहज, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक। 71 नंबर देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्राप्त प्रति व्यक्ति आय में होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है 72 नंबर, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कौन सी क्रिया पूरी होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकास की। क्या हो जाएगा? विकास की। अगला प्रश्न देखो, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है 74 नंबर, जीएनपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। जीएसटी का बाबू, जीएसटी जो सता रहा है, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। पीसीएल का पूरा नाम पर कैपिटा इनकम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। एनआई का पूरा नाम नेशनल इनकम। एनआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम। 68 नंबर है, एनएनपी का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट। ईडीआई का पूरा नाम, ये सब इसमें से जो जितने बता रहे हैं नाम वाला, फुल फॉर्म वाला, इसमें से कुछ ना कुछ आपको बोर्ड परीक्षा में दे देगा। ईडीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडेक्स। CSO का पूरा नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर जो अध्याय है, मुद्रा बचत की शाखा, ये समझ लीजिए क्या है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, ऐसा कथन किसका है? सॉरी, किनका है? प्रोफेसर मार्शल का। और 82 नंबर देखो, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ट्रेस्कोट का। क्या है? ट्रेस्कोट का। 83 नंबर है, विनिमय के मुख्यतः कितने माध्यम है? तो कितने माध्यम है? 2। किसका विकास मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं? मुद्रा का विकास मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। किसके अनुसार जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान का में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के जीवन में मुद्रा का स्थान है। किसने कहा था? क्रॉथर के अनुसार। किसके अनुसार? क्रॉथर के अनुसार। अब देखो 86 नंबर है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में किसका आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो मुद्रा का। किसका? मुद्रा का। 87 नंबर है, किसका विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता का ही विकास है? तो मुद्रा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा का। 88 नंबर है, भारत पाकिस्तान नेपाल की मुद्रा है। भारत पाकिस्तान नेपाल की जो मुद्रा है रुपया है। ठीक है, अब इसमें से जो कुछ प्रश्न बता रहे, ये भी प्रश्न आपके लिए भी आई है, एक प्रश्न निश्चित है आएगा। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा को बाबू टाका बोलते हैं, अमेरिका सिंगापुर की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं, रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं। मुद्रा की समानता कितने कार्य हैं? 4 कार्य हैं। ओके, 93 नंबर पे आगे, किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? प्रोफेसर हर्टल विटस के अनुसार। अब देखो 94 नंबर है, किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है? तो किसने बोला था? कोलवर्न के अनुसार। कोलवर्न के अनुसार। ओके, अब देखो 85 नंबर, किसके अनुसार कोई भी वस्तु या राज्य द्वारा
घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। किसके अनुसार? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। किसके अनुसार? तो प्रोफेसर नेप के अनुसार। 96 है, किसके अनुसार मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, सेलेगमैन के अनुसार। अब देखो 97 नंबर है, खाल या चमड़ा, कपास, गेहूं मुद्रा का कौन सा रूप है? तो वस्तु का रूप है। क्या है? वस्तु का रूप है। धातु से बने मुद्रे को क्या कहते हैं बाबू? धातु से जो मुद्रा बना होता है धात्विक मुद्रा कहलाता है। 99 है, पहले के समय में सिक्के बनाने में सबसे ज्यादा किन धातुओं का प्रयोग किया जाता? तो सोना और चांदी का। सबसे पहले मुद्रा जो बनता था सोना और चांदी का, आज के डेट में ना दूसरी चीज का बनने लगा। 100 नंबर देखो, आधुनिक युग में मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन था? पत्र मुद्रा। अब देखो 101, 1 रुपये के नोट अथवा सभी सिक्के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही समझ लीजिए 1 रुपये से जो बड़े नोट होते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चेक, हुंडी इत्यादि मुद्रा कौन से रूप है? तो साख मुद्रा है। एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड मुद्रा कौन सा रूप है? तो प्लास्टिक मुद्रा है। देखते हैं ना प्लास्टिक वाला कार्ड होता है जी। 105 नंबर, एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन। अब कहोगे सर एटीएम का पूरा नाम क्यों नहीं बता रहे? तो बता देते हैं ना, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा था? ठीक है, एटीएम जारी करने वाला देश का सबसे पहला बैंक कौन सा था? एसबीआई था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसके अनुसार? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल बोले थे। 109 नंबर, किसके अनुसार मुद्रा आधुनिक विश्व में उद्योग रूपी वस्त्र धारण किए है? तो प्रोफेसर पिग्गू के अनुसार आय तथा उपयोग का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। 112 नंबर, अर्थशास्त्र में साख का मतलब क्या होता है? ऋण लौटाना या भुगतान करने की क्षमता। 113 नंबर, मुद्रा के 4 कार्य कौन कौन से हैं? मध्यम, मापन, संचय और भुगतान। अगला प्रश्न देखो, ये चैप्टर 4 आ गया आप लोग का, चौथा चैप्टर आ गया। ठीक है, ओके, 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर आज कंप्लीट करवाएंगे। और इसलिए मैंने इस तरह के प्रश्नों का लिया क्योंकि कम समय में आप लोग को जो है अच्छी चीजें मिल जाएगी। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। और जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, 14 नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि किस प्रकार की वित्तीय संस्था है? तो अर्ध सरकारी। क्या हो जाएगा? अर्ध सरकारी। क्या हो जाएगा? अर्ध सरकारी। 115 नंबर है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर मो यूनस। ठीक है, मो यूनस। 116 नंबर है, भारत में वित्त संस्था कितने प्रकार की है? तो 2, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। 117 नंबर, भारतीय मौद्रिक बाजार किस प्रकार की ऋण की अवस्था करती है? आपातकालीन एवं मध्यकालीन। 118 नंबर, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार के ऋण की व्यवस्था करती है? तो दीर्घकालीन। राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बाबू आरबीआई है। शीर्ष टॉप बैंकिंग संस्था के स्थान पे कौन है? तो आरबीआई है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे। ठीक है, निजी बैंकों के नाम के आगे क्या जुड़ा होता है? एलटीडी। ठीक है, एलटीडी जुड़ा होता है। 122 नंबर, किसी भी देश के मेरुदंड किसे माना जाता है? तो वित्तीय संस्थाओं को माना जाता है। ठीक है, वित्तीय संस्थाओं को माना जाता है। 123 नंबर, भारत में सुसंगठित पूंजी बाजार कहाँ है बाबू? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। ठीक है, मुंबई के उस जगह का नाम क्या है जो पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है? दलाल स्ट्रीट। ओके, आ जाइए अगले प्रश्न पे। 126 नंबर पे आते हैं।
भारत में वित्तीय संस्था कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, संस्थागत और एक गैर संस्थागत। 127 नंबर, महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार इत्यादि किस प्रकार की वित्तीय संस्था है? तो गैर संस्थागत है। 128 नंबर, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं नाबार्ड किस प्रकार की संस्था है? संस्थागत है। क्या है? संस्थागत है। ओके, अगला प्रश्न देखो, 129 नंबर, गैर संस्थागत वित्त संस्थाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो महाजन। कौन है प्रसिद्ध? महाजन। 130 नंबर, बिहार राज्यों में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25 है। ठीक है। 131 नंबर, कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का गठन कर सकता है? तो 10 व्यक्ति मिलकर। अगला प्रश्न देखो, 132 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक प्रारूप के अनुसार बिहार में कितनी प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कार्यरत है? तो 6842। 133 नंबर, भूमि विकास बैंक किस प्रकार की ऋण की व्यवस्था करती है? तो दीर्घकालीन। 134 नंबर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है। 135 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। 136 नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। 137 नंबर है, देश में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD, नाबार्ड जिसे बोलिए इसको, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न देख लो, 139 नंबर, बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है? 4 प्रकार की, अस्थाई, चालू, संचयी और आवर्ती जमा। 139 नंबर, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना अर्थशास्त्र कहलाता है। सहकारिता अर्थशास्त्र के द्वारा क्या कहलाता है? सहकारिता। सहकारिता साख समिति का गठन कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। मैगलेन की समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। सहकारिता पंथीय सहकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919 में बना। ठीक है। महान आर्थिक मंदी कब हुई? तो 1929 में हुई। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुआ। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो 80%। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15 से 20 है। कितनी है? 15 से 20 है। और 148 नंबर, SHG का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो 5वां नंबर आगे, ठीक है, चैप्टर 5 कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, देखो जितने भी इकोनॉमिक्स से जो भी सवाल है सबको आज खत्म करना है। ओके, देखो भाई, देखो भले जो है बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ, यो मैं करवा रहा हूँ ना बुक, ये कोई नहीं करवा देगा। आप लोग को पूरा का पूरा एक ही बार में ये वीडियो खत्म हो जाएगा और जो है पूरा आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई झोल झाल नहीं है। देखो 149 नंबर है, मानव के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। 150 नंबर, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के हैं पूरक। 151 नंबर, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। 152 नंबर, एक कृषि प्रधान देश है, क्या है? भारत। ठीक है। 153 नंबर, जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बोझ कृषि पर है? तो 67% है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में है। कौन सी संसाधन विश्व को सर्वश्रेष्ठ संसाधनों में आता है? तो मानव संसाधन। सेवा कृषि के सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो बाबू याद रखना, 2 भागों में, सरकारी और गैर सरकारी। 157 नंबर, सैन्य सेवा, रेल सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि किस प्रकार की सेवाएं? तो सरकारी सेवाएं।
अब देखो बैंकिंग, यातायात, रोजगार, सेवा इत्यादि किस प्रकार की सेवाएं हैं, तो गैर सरकारी। ठीक है। काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष लाई गई, 14 नवंबर 2004 में। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लाई गई, 1989 में। ठीक है। 161 नंबर ग्रामीण युवा रोजगार प्रतिक्षण का कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया, 1979 में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 162 नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लाया गया, 1980 में। कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, मनरेगा या नरेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो 164 नंबर विश्व के अग्रणी युवा देश कौन सा है, तो भारत। 165 नंबर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शहर की कौन सी है, तो बेंगलोर। रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान इत्यादि कौन सा साधन है, यातायात साधन है। तार, डाक, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया इत्यादि किस प्रकार के साधन है, तो संचार साधन में आ जाता है। ऑप्शन पूछ देगा वहां पे। 168 नंबर देखो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से है, तो 5 घटक है, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र और स्वास्थ्य। अब देखो 169 नंबर कह रहा किस प्रकार के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो स्वस्थ शरीर में। 170 नंबर बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि किस क्षेत्र का प्रमुख बिंदु है, सूचना एवं तकनीक क्षेत्र का। 171 नंबर आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। अब देखो 172 नंबर आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। अब देखो भाई चैप्टर 6 आ गए, चैप्टर अब हम लोग 6 करेंगे। ठीक है। और एक और चैप्टर बचा है, इतने समय में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये चीज़ें सोच भी नहीं सकते। अभी आधे घंटे में मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें 25 मिनट में मैंने इतने प्रश्न करवा दिया। अगर इसी को मैं क्या कहते हैं ऑप्शनल दे देते हैं, ऑप्शन वाला दे देते तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता ना बाबू। ओके। 175 नंबर किसके कारण से पूरी दुनिया का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया, तो वैश्वीकरण के कारण। 176 नंबर है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना कहलाता है, तो वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। 177 नंबर वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो 5 अंग है। 178 नंबर ऐसा स्थान जहां एक छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी चीजें मिल जाती है, वह कहलाती है मॉल कहलाती है। मॉल में देखते हैं ना सब चीज मिलते रहता है। मॉल सेवा कैसी सेवा है, तो गैर सरकारी है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता, उदारीकरण कहलाता है। 181 नंबर ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्वामित्व रखती है, वह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। 182 नंबर कौन सी कंपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला प्रश्न देखो 183 नंबर भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश है। डाबर को कहते हैं, डाबर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी, व्यापार आई थी। दूसरा सवाल आ जाता है कि ईस्ट इंडिया भारत कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी। और इसके साथ जो सबसे पहला जो आया था पुर्तगाली था। कौन था बाबू, पुर्तगाली था। लेकिन पुर्तगाली के जैसे उसके बाद कौन आ गया, डच आ गया। ठीक है, डच आ गया, किसके साथ संबंध जोड़ लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध जोड़ लिया था। अब देखो 186 नंबर भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई थी, तो 1991 में अपनाई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में, जिसको बोलते हैं WTO। ठीक है। अब देखो यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था बाबू, 1 जन को, 6 जन को या 1 जन को हुआ था, लेकिन जनवरी याद रखना है। ठीक है, जनवरी 1995 में। ठीक है, देखो WTO का पूर्ण नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है पार्ले समूह थम्स अप ब्रांड को
किस कंपनी ने खरीद लिया? तो कोको कोला ने खरीद लिया बच्चों। बिहार किस क्षेत्र का प्रधान राज्य? बिहार किस क्षेत्र में प्रधान राज्य है? तो कृषि में। खिलौना उद्योग किस प्रकार के उद्योग? लघु उद्योग या छोटे पैमाने का उद्योग जो होता है। बच्चों यहाँ पे जो है एलपीजी है, तो कितना बच्चे कहेंगे एलपीजी का मतलब सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस? नहीं, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो ना तो उसमें आपका लेवरेजेशन, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस हो जाता है, इसका फुल फॉर्म। भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? ठीक है, 1991 से 1990 के दशक में। ठीक है, 195 एक देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या जीवन यापन का सामान्य सुविधा से वंचित है? 85%। राइट आंसर क्या हो जाए? 85%। 196 नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण, सभी को। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है बाबू? व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध। 198 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया कैसे निभा रही है? तो अहम भूमिका निभा रही। कैसी भूमिका निभा रही है? तो अहम भूमिका निभा रही है। अब देखो बाबू चैप्टर 7 आगे, चैप्टर अंतिम है ये। ठीक है, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। कम समय में आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएंगे इस वीडियो से। बाद में भी इस वीडियो को शेयर कर देना दूसरों के साथ। 199 नंबर, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं? ये बोले थे महात्मा गांधी जी ने। 200 प्रश्न पे आते हैं, उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सी है? जागो ग्राहक जागो। 201 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। 202 नंबर, उपभोक्ता शिकायत। ठीक है, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए अपने कंप्यूटर पे क्या लॉगिन कर सकता था? क्या कर सकता था? ncdrcin.com, ये उपभोक्ता शिकायत करने के लिए अपने कंप्यूटर पे क्या लॉगिन कर सकता है? ये चीज़ें लॉगिन कर सकता है। ठीक है, ये वेबसाइट है, उपभोक्ता संगठन का वेबसाइट है। ठीक है, www.internationalorg.org। 104 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता का हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000। जेवरों को स्वतंत्र रूप से जांच की गई उसकी परिशुद्धता कौन सुनिश्चित करता है? तो हॉलमार्क लगा रहता है बाबू, शुद्ध सोना पे हॉलमार्क रहता है। कितनी वस्तुओं पर एक मार्क चिन्ह लगा हुआ है? तो 1500 वस्तुओं पर एक मार्क चिन्ह लगा हुआ है। अब कहेंगे कि खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता करने पर उस पर लगा रहता है, क्या लगा रहता है? एक मार्क लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक मार्क। आभूषणों, जो जेवर वगैरह होता है, ज्वेलरी होता है, सुनिश्चित करने के लिए परिशुद्ध है कि नहीं है तो उस पर हॉल मार्क लगा दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार संविधान की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 6 में। उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है? तो जिला फॉर्म, राज्य आयोग या राष्ट्रीय फॉर्म, सभी जगह। ठीक है, 111 नंबर, सभी यदि उपभोक्ता असंतुष्ट नहीं, संतुष्ट ना हो तो असंतुष्ट ही हुआ ना, तो वह अंतिम रूप से कहाँ शिकायत करेंगे? उच्च न्यायालय में। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ओके, बहुत बढ़िया जी। अगला देख लो यहाँ पे 112 नंबर, उच्च न्यायालय में शिकायत की सुनवाई करने कितने दिनों के अंदर होती है? तो 30 दिनों के अंदर होती है। देश में जिला फॉर्म की संख्या होती है तो 582। देश में राज्य आयोग की संख्या होती है तो 35। 115 नंबर देखो, कह रहे यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगी? तो राज्य आयोग में शिकायत करेगी। कहाँ पे? राज्य आयोग में। कहाँ पे? राज्य आयोग में। ये गलत हो गया, यहाँ पे जिला फॉर्म में नहीं, राज्य आयोग में। 216 नंबर, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से उपभोक्ता का कहाँ शिकायत करेगी? सिंपल प्रश्न आ गया क्या? मूल्य अधिक तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगी? 20 लाख से कम हो। अच्छा, 20 लाख से कम, मैंने सोचा अधिक है। चलो ठीक है, ये जिला फॉर्म में ही शिकायत करेंगे। 20 लाख से अगर कम है, 20 लाख से अधिक